गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा था संसद के हमने 3 अंक पढ़े हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति हम कंप्लीट कर चुके हैं, राज्यसभा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा तीसरा है लोकसभा। लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा के हमारे संविधान में अन्य कई नाम है। इसे पीपुल ऑफ द हाउस कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को चर्चित सदन कहा जाता है, इसे पीपुल ऑफ द हाउस कहा जाता है, इसे दूसरा सदन कहा जाता है, इसे निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन, दूसरा सदन, चर्चित सदन या लोकसभा या पीपुल ऑफ द हाउस। लोकसभा के इस प्रकार अन्य कई नाम है। जिस प्रकार की राज्यसभा के हमने नाम पढ़े थे, लोकसभा का हमारे संविधान में आर्टिकल है 81, अनुच्छेद 81। लोकसभा के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 81 है। लोकसभा यानी कि लोक मतलब होगी जनता, सभा मतलब होगी असेंबली। तो जनता की जो सभा है, जनता का जो सदन है, उसे क्या कहा जाता है? लोकसभा। तो अनुच्छेद 79 किसके बारे में बताता है? संसद के बारे में बताता है। 80 किसके बारे में बताता है? राज्यसभा के बारे में बताता है। और 81 किसके बारे में बताता है? 81 बताता है लोकसभा के बारे में। तो तीनों अनुच्छेद हमें याद होने चाहिए। 79 संसद के बारे में, 80 राज्यसभा के बारे में और 81 किसके बारे में बताता है? लोकसभा के बारे में बताता है। 79 संसद के बारे में, 80 किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में और 81 किसके बारे में बताता है? लोकसभा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्य संख्या की। जिस प्रकार हमने राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात की थी, उसी प्रकार हम लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करते हैं। तो हमारी लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 552। जिस प्रकार लोकसभा की, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी? 200। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी? 250। और इसी प्रकार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552 है। लोकसभा में भी 2 प्रकार के सदस्य बैठते हैं, एक तो निर्वाचित और एक मनोनीत। लोकसभा में मनोनीत होने वाले जो सदस्य हैं वो है 2। लोकसभा में मनोनीत होने वाले सदस्य कितने हैं? 2, जिन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन। इनका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 331। अनुच्छेद 331 ये कहता है कि यदि हमारे राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा के अंदर आंगर भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वो ऐसे 2 लोगों को लोकसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। मनोनीत का मतलब मैं आपको बता चुका हूं बार-बार। मनोनीत का मतलब राष्ट्रपति चाहे उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? लोकसभा में सांसद बनवा सकता है। इसके लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। कहां पर? लोकसभा में। वो 2 लोग कौन होंगे? एंग्लो इंडियन। इस प्रकार हमारी संसद में कुल कितने मनोनीत व्यक्ति होते हैं? तो देखो 12 तो होते हैं राज्यसभा के अंदर और 2 अभी हमने पढ़े कौन से? एंग्लो इंडियन। तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 14 सदस्य हमारे संसद में ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552। 552 में से 2 हो गए एंग्लो इंडियन, जो कि क्या होते हैं? मनोनीत। और उनका मनोनयन कौन करता है? हमारे देश का राष्ट्रपति। बचे कितने? 550। 550 का क्या होता है? चुनाव होता है। उनको वो निर्वाचित होते हैं। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव हमारे देश की जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है। आपको पता है हमारा चूरू जिला है, चूरू जिले के हमारे लोकसभा के सांसद कौन है? राहुल कसबा है। तो राहुल कसबा जी को हमने वोट दिया है, इसलिए वो क्या बने हैं? चूरू जिले से सांसद बने हैं। तो 550 सदस्यों का क्या होता है? निर्वाचन होता है। और निर्वाचित किस प्रकार होते हैं उनकी बात करते हैं। हमारी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552। 552 में से 2 एंग्लो इंडियन हो गए। 550 निर्वाचित होते हैं। उन निर्वाचित में से, उन 550 में से हमारे देश में एक तो राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों से कितनी सीटें हैं? 530 है। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है? 20 सीटें। 530 और 20, तो ये दोनों हो गए 550। 2 एंग्लो इंडियन, टोटल कितने हो गए? 552। दोबारा बता रहा हूं मैं, 552 अधिकतम सदस्य संख्या है, उनमें से 2 एंग्लो इंडियन है। 550 निर्वाचित होते हैं। 550 को 2 भागों में बांटा जाता है। 530 सदस्य कहां से आते हैं? विभिन्न जो 28 राज्य है उनमें से आते हैं। और 20 सदस्य कहां से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात करते हैं वर्तमान की। तो देखिए वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में हमारी लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। वर्तमान में हमारे लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। जिस प्रकार हमने राज्यसभा में पढ़ा था कि अधिकतम सदस्य संख्या और वर्तमान सदस्य संख्या, तो उसी प्रकार हमारे जो लोकसभा है उसकी भी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। 545 में से 2 हो गए आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन। एंग्लो
इंडियन। तो 2 तो हो गए एंग्लो इंडियन और बाकी 2 तो हो गए एंग्लो इंडियन, तो बाकी कितने बचे 543। 543 में से 13 तो हमारे यूनियन टेरिटरीज से चुने जाते हैं, यूटीज से, और जो 543 में से 13 तो यूनियन टेरिटरीज से हो गए और 530 जो है 530 जो है हमारे स्टेट यानी कि राज्यों से चुन करके आते हैं। तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की 545 है। 545 में से 2 तो हो गए एंग्लो इंडियन, बचे कितने 513 बचे कितने 543। 543 में से 13 यूनियन टेरिटरी से और 530 स्टेट से। तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है 545 है और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है 552 है। 545 में से 2 एंग्लो इंडियन हो गए, 545 में से 2 एंग्लो इंडियन हो गए, 13 यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं, ठीक है, और बाकी 530 जिससे विभिन्न प्रकार के राज्यों से चुने जाते हैं। तो वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी 500, मतलब राज्यों की जो 530 सीटें हैं, राज्यों ने तो 530 सीटें अपनी फुल कर रखी है, लेकिन अभी तक केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें क्या है बाकी है। आपको पता होगा हमारे राज्य लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हमारे 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, जहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, एक तो है दिल्ली और एक है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी की सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें कितनी है 13 सीटें हैं, है ना। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल सीट कितनी है, जैसे दादर नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है ना, अब तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी हो गए। तो 13 यूनियन टेरिटरीज है, 13 तो सीटें आती है लोकसभा की, कहां से केंद्र शासित प्रदेशों से, और 530 सीटें किससे आती है विभिन्न राज्यों से आती है। तो टोटल वर्तमान में सदस्य संख्या हमारी लोकसभा की कितनी होगी 545। अब लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसमें हमारे देश की जनता डायरेक्ट वोट डालती है ना। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति कहा जाता है। और इसमें एक बात होती है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो हमारा सांसद चुन लिया जाएगा। इसमें कोई न्यूनतम कोटा नहीं है। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हमने बात की थी कि आपको कम से कम देश का राष्ट्रपति बनना होगा तो आपको 50% मत हासिल करने होंगे, जबकि हमारे संसद में ऐसा नहीं होता, सांसदों के चुनाव में ऐसा नहीं होता। आपको हमारे सांसदों राज्यसभा में भी ऐसा ही है, लेकिन लोकसभा के अंदर क्या है, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो हमारा सांसद चुन लिया जाएगा। सबसे ज्यादा वोट का मतलब है कि मान लो कि 4 व्यक्ति खड़े हुए चुनाव में, 1 2 3 4, और इसको 5 वोट मिले, इसे 10 वोट मिले, इसे 15 वोट मिले और इसे 22 वोट मिले, तो नंबर 4 कैंडिडेट को कितने वोट मिले 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लोकसभा का सांसद चुन लिया जाएगा। तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो हमारे लोकसभा में क्या बन जाता है, सांसद बन जाता है। अब हम बात करते हैं चुनाव की, तो हमारे लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव की रीति के द्वारा होता है, और राज्यसभा की तरह ही लोकसभा में भी सीटों का बंटवारा किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर किया गया है, और इसे 2026 तक फिक्स कर दिया जनसंख्या के बंटवारे के आधार को। और ये बंटवारा कौन सी जनसंख्या की बंटवारे की बात है, ये 1971 की जो हमारी जनगणना हुई थी ना, 1971 की जो जनगणना हुई है उसके आधार पर हमारी सीटों के बंटवारे को फिक्स कर दिया गया है। राज्यसभा में भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही हमारे सीटों का बंटवारा किया गया है, और लोकसभा में भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर लोकसभा की सीटें भी ज्यादा है, जिस राज्य की जनसंख्या कम है वहां पर लोकसभा की सीटें भी क्या है, कम है। जैसे मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें, 80 सीटें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, जबकि हमारे राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राजस्थान में लोकसभा की सीटें हैं 25। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें, 25 सीटें। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें। तो लोकसभा की 25 सीट है राजस्थान में, और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है, 80 सीट है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीट इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर हमारे देश में लोकसभा की सीटों का क्या किया गया है, आवंटन किया गया है। हमारे देश में लोकसभा की सीटों को चुनने के लिए सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यह है जो व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से क्या अधिक है, और जिसने अपने नाम को मतदाता सूची में पंजीकृत करवा रखा है। मतदाता जो चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची है उसमें अपने नाम को लिस्टेड करवा रखा है, अपना नाम लिखवा रखा है, अपने नाम को पंजीकृत करवा रखा है, और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है ना, वयस्क मताधिकार है। हमारे देश में कैसा मताधिकार है, वयस्क मताधिकार है, और सार्वभौमिक मतलब सबको दिया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई वो छूट नहीं है, मतलब कोई प्रकार का
कोई आपत्ति नहीं है, भारत का नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से ज्यादा है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, उसे किसी भी आधार पर अपने मत देने से रोका नहीं जा सकता। तो हमारे देश में कैसा मताधिकार है? वयस्क मताधिकार है। 18 वर्ष की उम्र के जो भी ऊपर होंगे वो अपने वोट का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे संविधान की किस आर्टिकल में? ये संविधान का आर्टिकल 326 है। 326 जो आर्टिकल है वो सार्वभौमिक मताधिकार की क्या करता है? बात करता है। तो अभी तक हमने बात की लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या की, वर्तमान सदस्य संख्या की, ठीक है, और हमने बात की लोकसभा में चुनाव किस प्रकार होता है। अब लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 83 ये बात कहता है, अनुच्छेद 83 ये बात कहता है कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष बाद में लोकसभा स्वतः ही विघटित हो जाएगी। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का। ये बात अनुच्छेद 83 कहता है। और अगर 5 वर्ष से ज्यादा लोकसभा चलाई नहीं जा सकती है, 5 वर्ष के बाद में इसकी स्वतः ये क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, स्वतः ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और अनुच्छेद 85 ये बात कहता है, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ जब मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा पर, मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना है, तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल है 5 वर्ष। लेकिन अगर उसमें आपने ये लिख दिया कि राष्ट्रपति लोकसभा को मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर पहले भी भंग कर सकता है, तो ये बात भी एकदम सही है। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो हमारे संसद के 2 सदनों में सिर्फ राज्यसभा तो स्थायी सदन है और लोकसभा कैसा अस्थायी सदन है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद में इसका क्या होता है? विघटन होता है। लोग अगर हमारे देश में मान लो कभी आपातकाल लगा हुआ है और चुनाव करवाए जाने असंभव है, तो आपातकाल के समय में एक बार में लोकसभा के समय को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब अगर हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, और चुनाव करवाए जा रहे हमारे देश में संभव नहीं है क्योंकि आपातकाल लागू है। जब आपातकाल लागू है तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है ना। और एक बार में इसे कितने भी वर्षों तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें इसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक होती है? हमारे संसद की अनुमति आवश्यक होती है। कितने भी वर्ष के लिए आपातकाल, जितने वर्ष के लिए आपातकाल लगा है उतने वर्ष के लिए हम बार में लोकसभा के मतलब उसके लोकसभा की अवधि को हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो गया है, अगर आपातकाल क्या हो गया है? समाप्त हो गया है, तो लोकसभा की कार्रवाई को लोकसभा की अवधि को 6 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। जब आपातकाल खत्म हो गया तो उसके 6 माह के बाद में आपको लोकसभा के चुनाव करवाने ही होंगे। लेकिन अगर आपातकाल लागू है तो एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा की अवधि को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अब हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। जिस प्रकार राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, उसी प्रकार हमारी लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। तो लोकसभा में एक तो होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष। एक चीज आप ये ध्यान रखना, चाहे सांसद लोकसभा का हो, सांसद चाहे राज्यसभा का हो, लोकसभा का सांसद हो चाहे राज्यसभा का सांसद हो, उसे चाहे तो राज्यसभा का सांसद हो चाहे लोकसभा का सांसद हो, सांसद के रूप में अपने कार्य को ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा जो शपथ दिलाई जाती है वो शपथ लेनी क्या होती है? अनिवार्य होती है। तो सांसदों को शपथ कौन दिलाते हैं? चाहे वो लोकसभा का सांसद हो चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो, सांसदों को शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं, या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उनको क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। और शपथ के बाद में बकायदा वो क्या करते हैं? अपने हस्ताक्षर में शपथ होती है उनकी। तो सांसदों को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति हमारे सांसदों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। अब जैसे हम अभी की बात कर रहे हैं, वर्तमान 17वीं लोकसभा की मैं बात बता रहा हूँ आपको, जो हमारी 17वीं लोकसभा है। अभी आपने पता हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे, दोबारा चुनाव हुए हैं और दोबारा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, दोबारा उनको प्रधानमंत्री चुना गया है, देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री दोबारा चुना है।
जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो वर्तमान में हमारी सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की, मैंने बताया था 545। तो मान लो 545 सदस्य आकर के यहाँ पे आके बैठ, ये हमारी लोकसभा 545 इसके अंदर सीटें हैं, सब चुन करके आ गए और अपनी सीटों पर आकर के बैठ गए। तो बैठने के बाद में सबसे पहले इनको शपथ दिलाई जाएगी। शपथ दिलाने से पहले क्या होता है, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उस व्यक्ति को बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। क्या बोला जाता है, प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष कह सकते हो उसको। एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है हमारे देश का राष्ट्रपति, अस्थायी अध्यक्ष होता है, अस्थायी अध्यक्ष जिसको बोला जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, हमारे देश के राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, राष्ट्रपति जी उसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा में आया हो या सबसे ज्यादा उम्र का हो, उसे राष्ट्रपति क्या बनाते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं या अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। इस अस्थायी अध्यक्ष का काम क्या है, ये अस्थायी अध्यक्ष जो है इसको शपथ दिलाते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। अस्थायी अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति। अस्थायी अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति अस्थायी अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं उसके बाद में ये जो प्रोटेम स्पीकर है, ये सभी जो 545 सदस्य हैं उन सभी सदस्य को क्या दिला देता है, शपथ दिलाता है। तो मतलब प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनते हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। और प्रोटेम स्पीकर जो 545 सदस्य हैं उन 545 सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका है, प्रोटेम स्पीकर का है। प्रोटेम स्पीकर सभी 545 जो सांसद चुन करके आए उन सभी सांसद को प्रोटेम स्पीकर क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। उसके बाद में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय करता है। किसके चुनाव की तारीख, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख। राष्ट्रपति जी फिर ये कहते हैं कि भी 1 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिस व्यक्ति को भी चुनाव लड़ना है वो चुनाव आकर के लड़ सकता है। अब मान लो राष्ट्रपति ने कहा कि 2 तारीख को अध्यक्ष का क्या होगा, चुनाव होगा। तो 2 तारीख को जितने भी अध्यक्ष होते हैं, जो जितने भी व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहते हो अपना नॉमिनेशन फुलफिल कर देते हैं। लेकिन होता ही है कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उसी का क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। जैसे वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो वर्तमान में बीजेपी की क्या है, हमारी लोकसभा के अध्यक्ष है। कौन है, हमारे राजस्थान से ओम बिरला। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। ओम बिरला बीजेपी से सांसद है, बीजेपी सांसद। और क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसीलिए जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा सत्ताधारी पार्टी का होता है। और वर्तमान हमारे देश में सत्ताधारी पार्टी कौन सी है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब क्या होता है, उस दिन चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति ने अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय कर दी। 2 तारीख को चुनाव होगा और उसमें वोट होगी। तो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो सदस्य अपने में से करते हैं। मतलब ये जो 545 व्यक्ति है ना, इन 545 में से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। मतलब अध्यक्ष बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लोकसभा का सदस्य होना। अगर आप लोकसभा के सदस्य नहीं हो तो आप लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं बन सकते हो। लोकसभा अध्यक्ष के लिए जरूरी क्या है, लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी क्या है, लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। दूसरी ओर हमने राज्यसभा की बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो हमारे राज्यसभा का सभापति होता है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है ना। लेकिन अगर लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो लोकसभा का क्या होगा, लोकसभा में से ही एक व्यक्ति होगा जिसको लोकसभा का क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। वोटिंग होती है, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलते हैं वो हमारी लोकसभा का क्या बनता है, अध्यक्ष बनता है। जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है वैसे ही जो प्रोटेम स्पीकर है उसका पद समाप्त हो जाता है और अध्यक्ष कार्रवाई का क्या करता है, संचालन करता है। अध्यक्ष बनने के बाद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है। ये बोल देता है 6 तारीख को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। सामान्यतः विपक्षी दल का जो व्यक्ति होता है उसे उपाध्यक्ष बनाया जाता है। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये परंपरा है ना। तो परंपरा तो टूटने के लिए होती है। तो उपाध्यक्ष जो है उसके चुनाव की तारीख कौन तय करता है, अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन तय करता है, हमारे देश का राष्ट्रपति, है ना। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिया जाता है, हमारे देश का राष्ट्रपति। ठीक है, अध्यक्ष बन गया। अब अध्यक्ष जो ये बना है ये अध्यक्ष बनने की कोई शपथ नहीं लेता, मतलब अध्यक्ष की अपने आप में कोई अलग से शपथ नहीं है। ये एक सांसद के रूप में शपथ लेता है और सांसद के रूप में इसको शपथ किसने दिलाई है, प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिलाई है। मतलब अध्यक्ष पद की अलग से कोई शपथ नहीं होती है। तो अध्यक्ष क्या करता है, उपाध्यक्ष के
चुनाव की तारीख तय करता है। 6 तारीख को जैसे मान लो अध्यक्ष की दिया, 6 तारीख को चुनाव है, तो 6 तारीख को लोकसभा अपने में से किसी एक व्यक्ति को, मतलब जो उपाध्यक्ष होता है वो भी लोकसभा में से कोई व्यक्ति होता है, तो अपने में से कोई एक उपाध्यक्ष का क्या करती है हमारी संसद चुनाव करती है, और उसके बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चुन लिए जाते हैं। तो मतलब जो अध्यक्ष होता है और जो उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है और जो उपाध्यक्ष होता है, वो दोनों किसके सदस्य होने चाहिए? वो जरूरी है कि लोकसभा के सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इस्तीफे की। अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। जिस प्रकार हम राज्यसभा की बात कर रहे थे, तो राज्यसभा के अंदर राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष, राज्यसभा का जो उपसभापति है, वो अपना इस्तीफा किसको देगा? वो अपना इस्तीफा देगा किसको? लोकसभा राज्यसभा के सभापति को, और राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसको देगा? हमारे देश के राष्ट्रपति को, क्योंकि वो क्या होता है? वो तो राष्ट्रपति होता है। तो अभी तक अपने बात की लोकसभा की, लोकसभा में चुनाव की प्रणाली की, अधिकतम सदस्य संख्याओं की, लोकसभा के कार्यकाल की, और कार्यकाल के बाद में लोकसभा के 2 अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होते हैं उनकी बात की। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? अध्यक्ष को। इनके अलग से कोई शपथ, एक लोकसभा अध्यक्ष के बनने के बाद में इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती है। तो हमने निर्वाचन की बात कर ली, लोकसभा के कार्यकाल की बात कर ली, और अब हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर ली। अब देखो इनकी थोड़ी सी शक्तियां होती है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, उन शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की पावर क्या क्या होती है? देखो, लोकसभा अध्यक्ष की पहली पावर ये होती है कि जब राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष की पावर क्या क्या है? पहली पावर, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। संयुक्त बैठक का मतलब है जब लोकसभा और राज्यसभा, आपको होता है कानून बनाने का काम किसका है? लोकसभा और राज्यसभा का है। जब राज्यसभा ने कोई बिल पास करके लोकसभा को भेजा और लोकसभा ने उसको पास नहीं किया, या लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को भेजा, राज्यसभा ने उसको पास नहीं किया, तब हमारे संविधान में व्यवस्था की गई जिसके अनुसार हम संयुक्त बैठक का मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों आकर के एक ही सदन में बैठ जाती है और मतदान होता है। ठीक है, तो दोनों आकर के बैठ जाएगी तब मतदान होगा। तो ये जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जब दोनों सदन आकर के बैठेंगे, उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, लोकसभा का कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। पहला पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास विशेष है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरे पावर की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष के पास दूसरा पावर यह है कि अनुच्छेद 110 के अनुसार कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इस पर निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष का होगा। इस पर निर्णय किसका होगा? लोकसभा के अध्यक्ष का होगा। लोकसभा का अध्यक्ष कहता है ये धन विधेयक है तो धन विधेयक होगा, लोकसभा का अध्यक्ष कहता है ये धन विधेयक नहीं है तो वह धन विधेयक नहीं होगा। इस पर राज्यसभा के सभापति के पास कोई पावर नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 स्पेशल पावर है। पहला पावर, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और अनुच्छेद 110 के द्वारा धन विधेयक जो है, उस धन विधेयक का निर्णय कौन करेगा? धन विधेयक का निर्णय करता है हमेशा लोकसभा का, धन विधेयक का निर्णय करता है हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसके ये 2 विशेष पावर है, किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास होते हैं। इसके अलावा दोनों की शक्तियां क्या होती है? बराबर होती है। जैसी राज्यसभा के सभापति के पास है, वैसी शक्तियां किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। अध्यक्ष को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर है ना, लोकसभा स्पीकर। हमारे देश के पहले लोकसभा स्पीकर कौन बने थे? जीवी मालवणकर, गणेश वासुदेव मालवणकर हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में हमारी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में हमारी लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। कहाँ से है? राजस्थान से, हमारे कोटा से सांसद है। और हमारे लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? उनका नाम है, पहली महिला स्पीकर कौन बनी थी? मीरा कुमार। वर्तमान में हमारी कौन सी लोकसभा का सत्र है? वर्तमान में हमारी कौन सी लोकसभा है? वर्तमान में हमारी 17वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। इससे पहले नरेंद्र मोदी 16वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री बने थे और 17वीं लोकसभा में भी दोबारा
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना है हमारे देश की जनता ने। इस बार की कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। पहली बार लोकसभा के स्पीकर कौन बने थे? जीवी मालविंदर। पहली महिला स्पीकर कौन है? पहली महिला स्पीकर है मीरा कुमार। तो आज हमने बात की लोकसभा की। कल हम बात करेंगे हमारे देश में संविधान संशोधन किस प्रकार होता है। अगर इसमें से आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।